रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बाय रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स मैकेनिज्म से कैसे रेगुलेशन करते हैं रेस्पिरेशन का। तो सबसे पहला इसमें आता है हरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो लंग्स हैं हमारे, अगर वो ज़्यादा इन्फ्लेट करने लग गए, अगर वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लेट करेंगे तो एक लिमिट आएगी जब वो फट सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि कोई मैकेनिज़्म हो, कोई रिफ्लेक्स हो जिससे वो एक लिमिट से ज़्यादा इन्फ्लेट ना करें। अच्छा, वो लिमिट कितनी होती है? तो वो लिमिट होती है 3 टाइम्स ऑफ टाइडल वॉल्यूम। अगर टाइडल वॉल्यूम से 3 गुना ज़्यादा हवा लंग्स में भर जाए तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स काम करने लगते हैं और उससे ज़्यादा इसको इन्फ्लेट नहीं होने देते। हमें लगेगा कि वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स लंग्स पे प्रेजेंट होंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है ये प्रेजेंट होता है हमारे ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री पे। ये जो हमारा ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है, इस पे हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और कौन कैरी करता है इन रिसेप्टर्स से सेंसेस को? तो हमारा होता है वेगस नर्व होता है जो कैरी करता है। और हमें पता है ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा हमारे मेडुला में सिचुएटेड एपन्यूस्टिक सेंटर को, पॉन्स में सिचुएटेड हमारा जो एपन्यूस्टिक सेंटर है लोअर हाफ ऑफ पॉन्स में, उसको जाके ये वेगस नर्व इनहिबिट करेगा। हमें पता है एपन्यूस्टिक सेंटर का काम क्या है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना। डेप्थ को एपन्यूस्टिक सेंटर बढ़ाता है। वेगस नर्व ने इसे बंद कर दिया तो अब जो डेप्थ है इंस्पिरेशन की वो गिर जाएगी, डेप्थ गिरेगी, पर एपन्यूस्टिक सेंटर का रेट से कोई लेना देना नहीं है। वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम है रेट को कंट्रोल करना, न्यूमोटैक्सिक का काम है, ना कि एपन्यूस्टिक सेंटर का। तो रेट कम नहीं होगा तो होगा क्या कि अगर इंस्पिरेशन ये था और एक्सपिरेशन ये था, यह है इंस्पिरेशन, ये है एक्सपिरेशन, तो पहले तो इंस्पिरेशन की डेप्थ कम हुई तो हमने ये डेप्थ कम की। दूसरा कि ड्यूरेशन उसकी कम हो गई, पर हमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन मेंटेन रखना है तो एक्सपिरेशन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। रेट उतना ही रहेगा रेस्पिरेशन का, जितना टाइम ये पूरा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में लग रहा था 2 सेकेंड 3 सेकेंड का, वो उतना ही रहना है। तो जो 2 क्वेश्चंस हुए यहाँ पे वो हुए, पहला तो कि ये रिसेप्टर्स कहाँ सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री पे। दूसरा कि जो वेगस नर्व है उसका क्या नेचर है, तो वेगस नर्व जो है वो स्लो अडेप्टिंग माइलिनेटेड वेगल फाइबर्स हैं। क्वेश्चन आता है इस पे, 3 क्वेश्चंस हो गए। पहला कि स्टिमुलस कितना था, रिसेप्टर्स कहाँ थे, जो नर्व कैरी कर रही है उसका नेचर क्या है। उसके बाद दूसरा जो हमारा रिफ्लेक्स है वो है हरिंग ब्रूअर डिफ्लेशन रिफ्लेक्स। हरिंग ब्रूअर डिफ्लेशन रिफ्लेक्स, ये हरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स के जस्ट ऑपोजिट है। इन्फ्लेशन एक्सेसिव नहीं होने देता है ये रिफ्लेक्स, और डिफ्लेशन अगर हो गया है तो उसको रोकना है। अगर डिफ्लेशन हो गया लंग्स में ज़रूरत से ज़्यादा, तो पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं ये, इनकी एक्टिविटी गिर जाएगी तो जो काम हो रहा था इनके एक्टिव होने की वजह से वो रुक जाएगा। ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो होगा कि जो इंस्पिरेशन है उसकी एक तो डेप्थ बढ़ेगी और दूसरा कि एक्सपिरेशन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो ये हेरिंग ब्रूअर डिफ्लेशन रिफ्लेक्स में होगा। और ये ज़रूरी कि वहाँ डिफ्लेशन रिफ्लेक्स एक्चुअली में लंग्स की एटेलेक्टेसिस को रोकता है। एटेलेक्टेसिस मतलब लंग्स पिचक ना जाए, उनकी हवा ख़त्म ना हो जाए, कोलैप्स ना कर जाएं, तो कोलैप्स से प्रिवेंट करता है। कोलैप्स नहीं होने देना, एटेलेक्टेसिस नहीं होने देना। फिर तीसरा है हमारा हेड्स पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स। हेड्स पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स, अभी हमने हरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स में देखा
कि जो इन्फ्लेशन है अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास हरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है। लेकिन हेड्स पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स, पैराडॉक्सिकल का मतलब जस्ट उल्टा काम होगा कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा है लंग्स में, ज़रूरत से ज़्यादा भी हो रहा है अगर, तो वो स्टिमुलेट करेगा और ज़्यादा इन्फ्लेशन को, फर्दर इन्फ्लेशन। अब ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब बच्चा पहली बार सांस लेता है। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने जब अपनी पहली सांस ली तो उसमें फिर ये हेड्स पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स करता है। पहली सांस में थोड़ा सा उसने सांस अंदर लिया होगा और उसकी वजह से इन्फ्लेशन फर्दर इन्फ्लेशन को प्रमोट करेगा, तो लंग्स के जो न्यूबॉर्न है उसका पूरा लंग एक्सपेंड होगा फिर। अच्छा, वेगस नर्व ने क्यों काम नहीं किया? क्योंकि जब न्यूबॉर्न पैदा हुआ तो उसके लंग्स सिकुड़े हुए थे, तो उनको हमें पूरा फुलाने के लिए ज़रूरत है कि ये काम करे रिफ्लेक्स। बट जो वेगस होता है वो क्यों नहीं काम कर रहा उस वक्त? क्योंकि बच्चे के लंग्स में फ्लूइड भरा हुआ है तब तक, न्यूबॉर्न के सिकुड़े हुए लंग में, तो कोल्ड टेम्परेचर पे वेगस एक्टिवेट नहीं हो पाता। फिर है चौथा जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स। जे रिसेप्टर का मतलब क्या है? जे रिसेप्टर का मतलब है जक्स्टा कैपिलरी। जक्स्टा कैपिलरी का क्या मतलब है कि जहाँ पे एल्वियोलाई और कैपिलरी का जंक्शन है वहाँ पे हमारे जे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ये रिसेप्टर्स हैं। अब जे रिसेप्टर का स्टिमुलस क्या होता है? तो स्टिमुलस होता है कि अगर हमने इंट्रावीनस या फिर इंट्राकार्डियक कोई भी केमिकल इंजेक्ट किया, जैसे कि कैप्सिसिन बी, कैप्सिसिन पी, या फिर खुद लंग्स में ईडिमा हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, एम्बोलिज्म हो रहा है, तो ये सारे के सारे जो स्टिमुलस हैं ये इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। रिस्पॉन्स क्या आता है? रिस्पॉन्स आता है AVHB। सबसे पहले ट्रांजिएंट एपनिया हो जाता है, थोड़ी देर के लिए सांस रुक जाती है। फिर रैपिड शैलो वेंटिलेशन होता है, रैपिड शैलो वेंटिलेशन। उसके बाद फिर क्या होता है? हाइपोटेंशन। और फिर क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया। AVHB। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करके। जनरली हमें लगता है कि जब हाइपोटेंशन होगा तो टैकीकार्डिया रिस्पॉन्स में होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन होता है, इनका कॉम्बिनेशन मिलता है। एक और क्वेश्चन आता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो लंग्स में कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स, जे रिसेप्टर्स, पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स या जॉइंट प्रोप्रियोर रिसेप्टर्स? कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? लंग्स में नहीं, मतलब कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? तो कीमो रिसेप्टर्स हमें लगेगा कि इन्वॉल्व होंगे क्योंकि एक्सरसाइज में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, ऑक्सीजन कम होता है, हमें ऐसा लगेगा, बट नहीं, आंसर वो नहीं है। जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन जे रिसेप्टर्स वो एक्टिवेट नहीं होंगे क्योंकि ऐसा कोई केमिकल नहीं आया है बॉडी में जो इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करे। पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमने इतनी भी सांस नहीं ली कि उसकी ज़रूरत पड़े, तो ये भी नहीं। जॉइंट प्रोप्रियो रिसेप्टर्स एक्चुअली में यही आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है उसके पास जॉइंट प्रोप्रियोसेप्टर्स से जो सिग्नल आता है उसके साथ ही पैरेलल कोलेट्रल इम्पल्सेस आते हैं जो ब्रेन स्टेम को एक्टिवेट करवाते हैं और कहते हैं कि भाई बॉडी एक्सरसाइज शुरू करने वाली है, तो ये रेट और डेप्थ बढ़ा ले इंस्पिरेशन की, क्योंकि रेट और डेप्थ बढ़ गए तो जो आर्टीरियल हमारे ब्लड है, आर्टीरियल ब्लड,
उसमें ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और pH इनको बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से एक्सरसाइज करते हुए अगर ये यूज्ड अप भी हो जाते हैं तो इनके लेवल पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको पहले ही बढ़ाने के लिए काम शुरू हो चुका है। हालांकि अगर हम सीवियर एक्सरसाइज करती है, तो बात हुई कि माइल्ड या मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या हुआ, तो उसमें आर्टेरियल ब्लड में कोई चेंज नहीं आया है केमिकल्स में कि कोई कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हों जो जाके हमारे ब्रेन स्टेम में रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक्टिवेट करें, तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। जॉइंट प्रोप्रियोसेप्टर्स एक्टिवेट हुए और उन्होंने जाके फिर ये सारा काम पहले ही करवा दिया है। लेकिन अगर वहीं सीवियर एक्सरसाइज होता, सीवियर एक्सरसाइज, तो उसमें जॉइंट प्रोप्रियोसेप्टर्स तो काम करते ही करते, उसके साथ साथ हमारे कीमो रिसेप्टर्स भी काम करते, क्योंकि तब ये सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में बढ़ने लगते, तो कीमो रिसेप्टर काम करता।